जनता कह रही है जय जवान और जय किसान, मगर बीजेपी वाले कह रहे हैं जय श्री राम। गोवा देश का सबसे छोटा स्टेट, लेकिन देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम इसी स्टेट के लोगों की है। यहाँ के लोग पैसा खूब कमाते हैं। यहाँ के शानदार बीच, वाइल्ड लाइफ, वाटरफॉल्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन जब मैं घूमने गया पिछले दिनों तो देखा कि वहाँ पर बहुत कुछ गलत चल रहा था। गोवा को मैंने एक बाहरी नहीं, एक गोवा में रहने वाले की नज़र से देखने की कोशिश की, क्योंकि गोवा टूरिस्टों का ही नहीं है, गोवा है गोवंस का भी, उन लोगों का जो वहाँ हमेशा से रहते आए हैं। और किस तरह से वहाँ बीजेपी की सरकार पर ढेर सारे घोटाले करने के आरोप लगे हैं, एक से बढ़कर एक घोटाले। 10 एपिसोड्स की सीरीज का ये अंतिम भाग आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये एपिसोड मैं गोवा के किसानों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिन पर मुझे लगता है कि शायद सबसे कम बात होती है। शायद ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इनके मुद्दों को ढंग से कवर करता हो। लेकिन इस एपिसोड में गन्ना के किसानों की बात करूंगा, साथ ही इससे पहले बनाए गए वीडियोस के मुद्दों को भी शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, ताकि अगर आप पुराने वीडियोस न देख पाए हों तो भी आपको गोवा स्कैम फाइल्स की सारी कहानी समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गोवा स्कैम फाइल्स की आखिरी कहानी। Shame on BJP. जब सीएम डरता है, जब सीएम डरता है। गोवा में एक जगह है, दयानंद नगर, धीर बंदोरा। यहाँ एक चीनी मिल है जिसका नाम है संजीवनी चीनी मिल। गोवा की एकमात्र चीनी मिल है, लेकिन वाकई किसी ने सोच समझकर ही इसका नाम रखा था, क्योंकि ये मिल संजीवनी का काम कर रही थी गोवा के गन्ना किसानों के लिए। क्योंकि गोवा के गन्ना किसान इसी मिल के भरोसे गन्ना उगाते रहे हैं। लेकिन साल 2020 में गोवा सरकार ने घाटे की बात करके इस मिल को बंद कर दिया और किसानों को कहा गया कि सरकार सब्सिडी देगी, आप लोग सब्जी उगाइए। लेकिन सरकार की सब्सिडी का फायदा कितने लोगों को मिलता है हमारे देश में, हम इससे वाकिफ ही हैं। और जो किसान इतने सालों से गन्ना उगा रहे थे वो अचानक सब्जी उगा तो सकते थे, लेकिन ना तो ढंग की ट्रेनिंग उनको मिली और ना ही किसानों की सब्जियों को बाजार से जोड़ पाई सरकार। यही नहीं, जो लोग मिल में नौकरी कर रहे थे उनको सरकार ने कृषि क्षेत्र में लगा दिया। सरकार पर आरोप लगे कि फैक्ट्री के अधिकारियों की क्वालिफिकेशन नहीं देखी गई, बल्कि अधिकारियों के नेताओं से पहचान के आधार पर नौकरियां उनको बांट दी गई। जबकि इन्हीं अधिकारियों पर मिल के लिए मशीन खरीद में गड़बड़ी और चीनी बेचने तक का आरोप था, जिसकी जांच सरकार ने नहीं कराई। जब सरकार ने सब्जी उगाने के आइडिया को फेल होता देखा तो फैक्ट्री के काम को रिव्यू करने के लिए एक पैनल बनाया गया और बात की गई इस फैक्ट्री में एथेनॉल बनाने की। सरकार ने भी वादा किया कि फैक्ट्री में चीनी नहीं, अब एथेनॉल बनाया जाएगा। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे गन्ने के रस, मक्का, आलू और सड़ी सब्जियों के फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। इसे ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है। एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इतना ही नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन भी कम रिलीज करता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। सरकार का प्लान था कि गोवा में गन्ने की मदद से एथेनॉल बनाया जाएगा, जिससे मिल का घाटा भी दूर होगा और गन्ना किसानों को फायदा भी होगा। लेकिन काश कि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत अपना वायदा पूरा कर पाते। साल 2020 में संजीवनी शुगर मिल को बंद कर दिया गया था। 4 साल बाद अभी तक शुगर मिल में काम चालू नहीं हो पाया है, जिसे शुरू कराने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने मिल बंद करते वक्त किसानों को 5 साल तक ही कॉम्पनसेशन देने की बात की थी, जबकि 4 साल बीत चुके हैं और एथेनॉल प्लांट की बात जैसे सरकार भूली गई है। उसके तहत इथेनॉल प्रोजेक्ट हो, शक्कर हो या चाहे गुड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको चालू करना वो एक ही मांग है। लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं शुरू कर रही है फैक्ट्री में एथेनॉल बनाने का काम? इस पर गोवा कांग्रेस के विधायक यूरी अलेमाओ ने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। दरअसल जिस जमीन पर यह फैक्ट्री बनी है उसको लिया था गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंडोडकर ने, और इस 15 लाख स्क्वायर मीटर की जमीन का इस्तेमाल गोवा के किसानों की भलाई के लिए किया जाना था। लेकिन आरोप है कि गोवा बीजेपी सरकार रियल एस्टेट के कारोबारियों के साथ मिलकर इस जमीन पर अपनी नजर गड़ा चुकी है। But somehow this BJP government is eyeing the 15 lakh square meters land that was basically for the purpose of these farmers. Today, in the name of real estate agents, this land, it was basically, this land was acquired, belonged to the corporation department, has been transferred to agriculture department, and being non-feasible being the reason, this government is not promoting this ethanol factory. 2 lakh square meters of land has been given to forensic lab, 2 lakh square meters has been given to a law college. There is a truck terminus that is going to come there. So basically seems like the real estate lobby is looking at this land, and that is the reason why this government is silent and doesn't want to resolve this long pending demand
of an ethanol plant. हम जानते हैं कि बीजेपी सरकार में दिल्ली से लेकर गोवा तक प्रोटेस्ट हो रहा है। खिलाड़ी, मजदूर, बेरोजगार, युवा, मिडिल क्लास, लगभग हर तबका नाराज है और इसी में नाम जुड़ गया है अब किसानों का। गोवा के किसान पिछले हफ्ते भर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि एथेनॉल प्लांट की फैक्ट्री लगाई जाए, जिसका वादा भी बीजेपी सरकार ने इन किसानों से किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। I really don't have words. I condemn and I feel sorry that Goans at large, Goans I'm saying at large, are here protesting. संजीवनी चीनी मिल एक कोऑपरेटिव फैक्ट्री थी। इससे यहाँ के किसानों का भला हो रहा था, लेकिन फैक्ट्री बंद हुए 4 साल का वक्त बीत जाने के बावजूद सरकार इसे अभी शुरू नहीं करा पाई है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के सीएम प्रमोद सावंत का रिएक्शन बहुत ही निराश करने वाला रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि शो ऑफ कर रहे हैं। 3 वर्सांत तांकां भरपूर पैसे मेळ्ळा, सुशेगाद घराडे बसून पैसे मेळ्ळे आहा, तशें तांकां पैसे मेळटले 2 वर्सां उरलें, कांय चिंता ना। ते बेश्टे हांगासर शो ऑफ करपा खातीर येयल्या। अगर एक तरफ देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन की बात करते हैं, और उन्हीं की पार्टी गोवा में किसानों के हित के लिए काम कर रही कोऑपरेटिव फैक्ट्री को शुरू नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जमीन पर भी दूसरे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि सीएम प्रमोद सावंत ने टेंडर निकालने की बात की है, मगर किसानों को उनके वादे अब जुमले लगने लगे हैं और वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फैक्ट्री बंद होने के बाद सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया किसानों के गन्नों को दूसरे स्टेट्स में बिकवाने का। न ही किसानों की मदद की गई उन्हें नई किस्मों के बारे में बताने में, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग में, और न ही उनकी खेती के प्रोडक्ट को बाजार से जोड़ने में गोवा सरकार ने उनकी मदद की। बस फैक्ट्री बंद की और गोवा के किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसे में प्रमोद सावंत के वादे पर किसानों को भरोसा कैसे होगा? अभी प्रोटेस्ट के बाद प्रेशर पड़ने पर प्रमोद सावंत जी कह रहे हैं कि वो टेंडर निकलवाएंगे, लेकिन अभी तक 4 साल से गोवा बीजेपी सरकार क्या कर रही थी? क्यों इन किसानों के बारे में नहीं सोचा गया? अगर सरकार की नीयत सही होती तो अभी तुरंत नहीं, पहले से ही वो कोशिश करते कि गोवा में इन्वेस्टमेंट हो, बाहर की कंपनीज आएँ, जिससे किसानों का भला भी हो और लोगों का भी। लेकिन ऐसा कोई सीरियस स्टेप लेने की कोशिश नहीं की गई, और जब किसानों ने अपने हक की बात की तो उनके प्रोटेस्ट को शो ऑफ कह दिया गया। इसके अलावा गोवा के मोपा एयरपोर्ट को बीजेपी सरकार अपनी एक उपलब्धि की तरह दिखाती है, लेकिन वहां के किसान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जमीनों पर किया गया सर्वे इग्नोर करके उनकी जमीनों को वेस्टलैंड दिखाया गया और एयरपोर्ट के लिए एक्वायर कर लिया गया। किसानों से सरकारी लोगों ने एयरपोर्ट बनने के बाद नौकरी देने का वादा भी किया था, लेकिन वहां के किसानों के पास ना तो अब जमीन है और ना ही नौकरी। इतने सब के बावजूद सीएम प्रमोद सावंत चाहते हैं कि गोवा के किसान उन पर यकीन करें, वापस फैक्ट्री पर लौटें। तो गन्ना किसानों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, जो कि जायज़ है। उनको डर है कि अगर चीनी मिल दोबारा चालू नहीं हुई तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा। फैक्ट्री बंद होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि फैक्ट्री के वे अधिकारी जिन पर चीनी बेचने का आरोप लगा था उन्हें कृषि विभाग में नौकरी पर रख लिया गया, लेकिन जो मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे वे भी बेरोजगार हो गए। ऐसे में अगर काम शुरू होता है तो उनको भी नौकरी पर दोबारा रखा जाना चाहिए। जाहिर है कि गोवा में बीजेपी की सरकार लोगों का भरोसा खोती जा रही है और गोवा स्टेट को संभालने में सीएम प्रमोद सावंत नाकाम साबित हो रहे हैं। ये सवाल सिर्फ किसानों के विरोध प्रदर्शन से ही नहीं उपज रहा, बल्कि कई मोर्चों पर बीजेपी की सरकार की कलई खुल गई है और हर लेवल पर प्रमोद सावंत ने गोवा की जनता को निराश किया है। अभी हाल ही में गोवा में नेशनल गेम्स हुए थे, जिसमें जमकर घोटाले का आरोप बीजेपी सरकार पर लगा है। आपके हिसाब से एक लोगो बनाने की कीमत कितनी होगी? 10,000, 20,000, 30,000? जी नहीं, एक लोगो के चक्कर में खर्च किए गए हैं 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। और इतने महंगे लोगो के पीछे हैं ये आर्टिस्ट, गोवा बीजेपी के नेता। इन्होंने लोगो बनाने वाले आर्टिस्ट को तो 15,000 में ही निपटा दिया था, मगर फिर ऑपोजिशन के मुताबिक पहला लोगो बनाने के लिए 68,44,000 रुपए खर्च हुए थे। बाद में लोगो चेंज करने के नाम पर उसकी कंसल्टेंसी में ही 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर दिए गए थे। और फिर हमारे देश के टॉप एथलीट्स की जान तक से खिलवाड़ किया गया। 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक वहाँ नेशनल गेम्स हुए। देश के टॉप एथलीट्स गोवा पहुंचे, लेकिन यहाँ इनका स्वागत हुआ टपकती छत, गिरते खंभों और पानी से भरे हुए स्टेडियम से। यही नहीं, एथलीट्स ने कंप्लेन की कि उन्हें घटिया क्वालिटी के स्पोर्ट्स वियर दिए गए, उनके ठहरने की व्यवस्था भी ठीक से नहीं की गई। मीडिया में खबरें छपी, मगर गोवा की बीजेपी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। करोड़ों रुपए कहाँ गए, कैसे खर्च हो गए, पता नहीं। पूरी कहानी आप यहाँ देख सकते हैं। मालूम चलेगा कि हम ओलंपिक में इक्का दुक्का ही मेडल्स क्यों जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि गोवा में खिलाड़ियों के लिए ही मुश्किल है। गोवा फेमस है आर्टिस्ट्स के लिए भी, कलाकारों के लिए, फिल्म फेस्टिवल्स के लिए, मगर गोवा कल्चर के हब कला एकेडमी का एक स्लैब गिर पड़ा, या फिर ये कहें कि बीजेपी नेताओं के घपलेबाजी, घूसखोरी की भेंट चढ़ गया गोवा का कल्चरल हब।
56 इंच की सरकार में 56 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ, सुनिए। दरअसल सरकार जब कोई काम कराती है तो उसके लिए टेंडर निकाल के देती है। जो कंपनी ऑन पेपर बेस्ट होती है उससे काम करा लेती है, लेकिन टेंडर पाने के चक्कर में कई बार कंपनियां नेताओं को पैसा खिला देती हैं और टेंडर अपने नाम पर ले लेती हैं। गोवा में कल्चर के हब कला एकेडमी के रेनोवेशन का टेंडर दिया गया एक कंपनी को। 56 करोड़ खर्च हुए, लेकिन फिर भी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर पड़ा। बाद में मालूम चला कि बिना टेंडर निकाले ही उस कंपनी को ठेका दे दिया गया था रेनोवेशन का, और जिस बिल्डिंग के डिज़ाइन को ही फॉल्टी बता चुके थे नेताजी, उसे डिज़ाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने, जिनको इंडियाज़ मोस्ट आइकॉनिक मॉडर्न आर्किटेक्ट कहा जाता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कैसे इतने नामी आर्किटेक्ट को भी बीजेपी के नेताओं ने बदनाम करने की कोशिश की और गोवा की एक आइकॉनिक बिल्डिंग गिर पड़ी। कैसे पूरा खेल हुआ, इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रहा हूं। अब बात करते हैं एक्साइज स्कैम की। जो शराब की बोतल गोवा में 100 रुपए की मिलती है, वही सेम बॉटल 513 रुपए की मिलती है कर्नाटक में, जो कि गोवा से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है। इसलिए गोवा को इंडिया का फन कैपिटल कहा जाता है, जहाँ सुंदर बीच है, शानदार कल्चर है, और उसके अलावा जो लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है सस्ती शराब। और सस्ते सामान को हर कोई खरीदना चाहता है, और खासकर वो जिन्हें ये 2 से लेकर 5 गुना तक महंगे दाम पर मिल रही है, मतलब गोवा के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के लोग। लेकिन गोवा की शराब को बाहर ले जाकर बेचना तो अपराध है, क्राइम है, लेकिन ये खेल गोवा में जोर शोर से हो रहा है। गोवा की शराब को सरकार की नाक के नीचे से दूसरे राज्यों में ले जाकर बेचा जा रहा है, और इस खेल में गोवा बीजेपी के टॉप लीडर्स तक के शामिल होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक बाहर जा ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो लोग गोवा से बाहर आकर गोवा में बसे हैं, उनको भी शराब बेचने का लाइसेंस दे दिया गया है, जिससे गोवा के लोकल लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है। इस पूरे खेल का भी पर्दाफाश किया गया है। जो अगला और चौथा स्कैम मेरी नज़र में आया है वो है एक स्कैम जो प्रॉपर्टी के नाम पर गोवा में चल रहा है। अगर आप गोवा में घर या ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर, यहाँ बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। दरअसल गोवा में कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके मालिक विदेशों में रहते हैं या कहीं और रहते हैं। ये स्कैमर्स उन प्रॉपर्टीज़ को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके फर्जी कागजात बनवाते हैं, फिर आपको घर दिखाते हैं, आप खुश होकर पैसा दे देते हैं, और फिर मालूम चलता है कि आपके साथ तो स्कैम हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये स्कैमर कोई छोटे मोटे हैं, इसमें बहुत सारे पावरफुल लोगों का नाम भी सामने आ चुका है। एक केस तो ऐसा मिला है जिसमें नेताजी MLA जीत आरोलकर एक कॉलोनी बनवा रहे थे, वहाँ बिजली और सड़क तक की सुविधा हो चुकी थी, लेकिन फिर मालूम चला कि ज़मीन पर अवैध कब्जा कर नेताजी कॉलोनी बनवा रहे हैं। इसलिए गोवा में घर खरीदने का प्लान हो तो पहले जाँच पड़ताल करके ही सौदा करें, क्योंकि नेताजी को तो गोवा बीजेपी वाले बचा लेंगे, मगर आपको शायद ही कोई इस फ्रॉड से, इस स्कैम से बचा पाए। एक और स्कैम जो नजर में आया गोवा बीजेपी सरकार के साथ साथ एक धब्बा है भारत देश पर, जो खुद को एक डेमोक्रेटिक देश कहता है। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस एग्जाम में अभी तक 67% नंबर लाने वाला टॉपर होता था, उसमें अचानक अगले ही साल छात्र 97% तक नंबर लाने लगे, वो भी ऐसे छात्र जो इससे आसान परीक्षा में 40% नंबर भी न ला सके हों। जाहिर है कि कुछ गड़बड़ है। तो गोवा बीजेपी सरकार में बच्चों की परीक्षा की कॉपी के नंबर नहीं, नोटों के बंडल गिने जाते हैं, और उसके बाद सरकारी नौकरियां दी जाती हैं। मतलब उन्हें ही नौकरियां मिलती हैं जो किसी नेता का करीबी हो या फिर जिसके पास 25-30 लाख रुपए हो देने के लिए। जॉब की सेल लगी है गोवा में। इस खेल में किरदार तो कई बदले, लेकिन कहानी वही रही, पैसा दो और नौकरी ले जाओ। यही नहीं, कोरोना काल का स्कैम कैसे भूल सकते हैं। कोरोना काल में गोवा सरकार कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे लेबर्स के लिए एक राहत पैकेज लाई थी, लेकिन गोवा बीजेपी के नेता, मंत्री, प्रधान, पंचायत, जिला पंचायत मिलकर मजदूरों का पैसा खा गए, वो भी उस वक्त जब बेचारे मजदूरों के पास खाने को खाना तक नहीं था। और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे गोवा के CM प्रमोद सावंत ने पिछले साल अपने एक बयान में मजदूरों के बारे में कहा था कि गोवा में 90% क्राइम के लिए यूपी बिहार के मजदूर जिम्मेदार हैं। ऐसे घोटाले और बयान सरकार के मजदूर विरोधी चेहरे को दिखाते हैं और बताते हैं कि गरीबों के लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं है, क्योंकि गरीब के लिए जगह इस सरकार में होती तो मिड डे मील वर्कर्स के साथ धोखा क्यों करते प्रमोद सावंत। गोवा में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सरकारी स्कूलों में मिड डे मील परोसते थे, उन्हें हटाकर सरकार ने यह जिम्मेदारी NGOs को सौंपने की तैयारी कर दी, जबकि PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत से इंस्पायर होकर 1 अक्टूबर 2020 को स्वयंपूर्ण गोवा की शुरुआत की गई थी। अब सोचिए, गोवा के सरकारी स्कूलों में 100 SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खाना परोसने में लगे थे। उनकी पेमेंट न करके, खाने में कमी निकालकर उन्हें बेरोजगार करके कैसे गोवा स्वयंपूर्ण बन सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। अगर खाने की क्वालिटी की बात है तो वो तो निगरानी करके भी सुधारी जा सकती थी, मगर नहीं, सरकार ने उन्हें बेरोजगार करने का फैसला ले लिया।
और फैसले लेने में प्रमोद सावंत जी बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। तभी तो शायद बिना सोचे समझे ही सावंत जी ने रेप के आरोपी एमएलए को अपनी सरकार में मंत्री तक बना दिया। अदनासियो मोन्सेराटे उर्फ बाबुश जब बीजेपी में नहीं थे तो यही प्रमोद सावंत बीजेपी सरकार उनके खिलाफ आरोपों की जांच कराने की बात करती थी और आज खामोश है। उधर से मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं और इधर से रेप के आरोपी को मंत्री बना दिया जाता है। यही है बीजेपी का दोगलापन और इस दोगलेपन को झेलने के लिए मजबूर है गोवा की जनता। अगर ये दोगलापन नहीं होता तो एक तरफ भगवान श्री राम की जय और दूसरी तरफ भगवान शिव का गोवा में अपमान नहीं करती बीजेपी सरकार। सनबर्न फेस्टिवल में शराब के नशे में जनता नाच रही थी और सामने भगवान शिव की फोटो थी। गोवा में सरकार बीजेपी की है जो खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर यही काम किसी और पार्टी ने किया होता तो सभी की भावनाएं अभी तक आहत हो चुकी होती और प्रदेश की सरकार को, वहां के सीएम को हिंदू विरोधी घोषित किया जा चुका होता। गोवा भारत का वो छोटा सा राज्य जिसे शानदार नाइट लाइफ के लिए जाना जाता था, अब वो बदनाम हो रहा है, घोटालों का शिकार हो रहा है। घोटाला शराब तस्करी का, घोटाला प्रॉपर्टी का, घोटाला पीडब्ल्यूडी में नौकरियों को बेच देने का, घोटाला मिड डे मील का, घोटाला मजदूरों को कोविड-19 के दौरान दिए गए रिलीफ फंड का। इतना ही नहीं, घोटाला नेशनल गेम्स कराने में भी हुआ, घोटाला कला एकेडमी के रेनोवेशन में हुआ और सबसे खौफनाक है वहाँ बढ़ता हुआ क्राइम रेट जिसने वहाँ की हसीन रातों का सुकून छीन लिया है और शिकार हो रही हैं नाबालिग लड़कियां। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में देश में नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार की दर सबसे ज्यादा गोवा में थी। 2022 में गोवा में दर्ज हुए 75 रेप केस, इनमें 57 विक्टिम थीं 18 साल से कम उम्र की लड़कियां। अब आप बताइए, क्यों ना ये सवाल किया जाए कि गोवा को संभालने में प्रमोद सावंत की सरकार नाकाम हो गई है। इतने छोटे से राज्य में इतने मसले, क्या वहाँ कोई सरकार काम नहीं कर रही है? क्या गोवा में जंगल राज पनपता जा रहा है? गोवा को बर्बादी में ढकेला जा रहा है और सीएम खामोश क्यों है? क्या वजह है? क्या सत्ता को बचाए रखने की कीमत गोवा के लोग चुकाएंगे? आखिर इन सब पर नकेल कब कसी जाएगी? सरकारी लूट खसोट करने वालों को जेल की सलाखें कब देखने को मिलेंगे भी या नहीं? उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत की है इस सीरीज़ को करने में, कंप्लीट करने में। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा और कोट्स जुटाए हैं। जितना हो सका मुझसे मैंने वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो इस सीरीज़ में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीरीज़ के साथ बहुत जल्द। नमस्कार।